Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be discussing some more important terms and definition of MZO004. ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 को ही डिस्कस करूँगी. इसमें जो टर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सेमेस्टर 2 में है MSc जूलॉजी प्रोग्राम के अंदर, जो इग्नू के अंदर आपका है. और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका इग्नू का 2.5 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है, हालांकि 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिकली 5 मार्क, तो आप वो वाला क्वेश्चन भी इससे जो है अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे. इस वीडियो और पहले वाली वीडियो को मिला के आपको टोटल 40+ कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो टर्म्स हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. The first term of block 3 and block 4 is anagenesis. What is anagenesis? Let's see. Anagenesis is also known as phyletic evolution. Why so? एक ध्यान रखना, दोनों इवोल्यूशन आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी आ जाएंगे. मैं एक सीरीज जो है डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी बनाऊंगी, जो इस चैप्टर के जितने भी डिफरेंशिएटेड वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं मैं वो भी कवर करूंगी. सो आप ये ध्यान रखिए. एनाजेनेसिस जो है वो फाइलेटिक इवोल्यूशन भी कहते हैं इसको, और जो क्लैडोजेनेसिस है उसको ब्रांचिंग इवोल्यूशन भी कहा जाता है. पहले एनाजेनेसिस को देखते हैं. इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वन स्पीशीज है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी दूसरी स्पीशीज के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस. सो ये ध्यान रखना है, एक ही स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होगी. इसका एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ ह्यूमन क्रेनल कैपेसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. अगर आपको ध्यान हो, जैसे जो हमारा जो स्पीशीज़ है यानी कि होमोसुफाइंस का है, वो पहले इतनी क्रेनल कैपेसिटी उसमें नहीं थी. ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो है इनके बीच में जो भी हमारी जो स्पीशीज़ हैं उनमें इवॉल्व होकर हमारी जो है क्रेनल कैपेसिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है. सो ये चेंज क्या था? प्रोग्रेसिव था, बिकॉज इसमें जो क्रेनल कैपेसिटी थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको. इसमें एक स्पीशीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरी स्पीशीज़ के अंदर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्लेडोजेनेसिस. क्लेडोजेनेसिस मीन्स होगा तो इसमें भी ट्रांसफॉर्म ही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा लीनिएज को ओवर द टाइम एंड गिव राइज टू 2 और मोर लीनिएजेस. ये मान लो ये हमारा जो है कोई भी फैमिली चल रहा था और इसमें से ही आगे जाके क्या कर देगा? अपने आप को स्प्लिट कर देगा और अपनी एक अलग लीनिएज को क्या कर देगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो लीनिएज है वो प्रॉपर जो है डिफरेंट हो चुकी होगी इस कॉमन लीनिएज से. ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ये क्या कर देता है? हमारी लीनिएज को स्प्लिट कर देता है इनटू 2 और मोर लीनिएजेस. लेकिन उसमें क्या हो रहा था? वो सिर्फ स्पीशीज को डिफरेंट कर रहा था, इसमें लीनिएज ही डिफरेंट हो जाती है. नाउ cladogenesis is responsible for producing extensive diversity of various life forms adapted to exploit different environmental niches in water, air and land. सो ये जो है ना, हर कंडीशन में जो डिफरेंट होगा तो रिस्पॉन्स भी उसका डिफरेंट होगा, उस बेसिस पे ये इवोल्यूशन हो रहा होता है. नाउ लेट्स सी जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट काफ़ी छोटी क्लासों में ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है. अगर 12th क्लास की आप बायो की बुक उठाकर देखोगे तो उसमें भी ये आपको दिया हुआ है. देखते हैं क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के फिनोमिना. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम फ्लक्चुएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन इन द पॉपुलेशन, उसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसमें क्या होगा ना, रैंडम फ्लक्चुएशन आते हैं हमारे जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर जो प्रेजेंट है, और वो क्या कर देगा ना, उस जीन की या तो नंबर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा या फिर उसको इंक्रीज़ कर देगा. दोनों कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ कैन हैपन इन दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट. होगा किस वजह से? फ्लक्चुएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी. बेसिकली ये जो फिनोमेना है ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है. सो ये था हमारा थर्ड टर्म. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टर्म, autopolyploidy. What is this autopolyploidy? Let's see with a simple example. When one egg is fertilized, मान लो ये हमारा कोई भी एक एग था, जब ये फर्टिलाइज, अगर वन एग वन स्पर्म से ही फर्टिलाइज हो तो वो है हमारी नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इस स्पर्म का नंबर क्या कर दें? 2 और मोर स्पर्म कर दें. ठीक है, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी.
प्लॉइडी। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, जब एक एग जो है वो फर्टिलाइज होगा मोर देन 2 स्पर्म, तो वो जो रिजल्ट करेगा वो रिजल्ट करेगा डिप्लॉयड एग के, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो जो जाइगोट होगा ना उसके पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो कि उस स्पीशीज के स्पर्म से ड्राइव्ड उसने किए हुए होंगे, और इस कंडीशन को ही बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। दैट्स इट। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रिपल ए या फिर 4 टाइम ए कंडीशन के साथ इस कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एलोपॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखते हैं। अभी हमने ऑटो वाली देखी थी, इसमें क्या हो रहा होगा, जो नंबर है ना हमारा वो बेसिकली एक सेट ही हमारा ऐड होगा। देखते हैं उसमें पूरा हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया था। इसमें देखते हैं व्हेन इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन इवेंट इज फॉलोड बाय क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मतलब एक ही क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा या फिर टेट्राप्लॉइडी हो सकती है। जो आप उसमें देखते हो ना डाउन सिंड्रोम में जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम वाली जो कंडीशन होती है ट्राइसोमी क्रोमोसोम 21 वाली जो कंडीशन होती है, उसमें ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब एक नंबर जो है क्रोमोसोम का वो इंक्रीज कर जाता है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टर्म, टेक्सोनॉमी। व्हाट इज दिस टेक्सोनॉमी? लेट्स सी। Taxonomy refers to the branch of science that deals with the principle and practice of classification. This biological discipline involves, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ध्यान रखना है, आइडेंटिफिकेशन, उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन देना, मतलब वो कहाँ पर पाई जाती है, क्या उसका प्रॉपर उसका फाइलम है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसको उस बेसिस पे क्लासिफाई करना, उसका नेम करना, ये सारे हमारे जो हैं हमारे टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किस बेसिस पे होता है, या तो सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस। आप सीधी सी बात है ना, अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो या तो आप उसके सिमिलर फीचर देखोगे या डिसिमिलर फीचर्स देखोगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को और उसका नेम करते हैं स्पीशी का। Now let's to move to our next term, biosystematics. What is this biosystematic? It is the study to understand the natural relationship of plants, particularly those of the rank of genus or below. जो जीनस से नीचे जो भी रैंक के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जो हमें नेचुरल रिलेशनशिप देखते हैं इस बायोसिस्टमैटिक से, और इस एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं डिटरमाइन कर, मतलब उसकी एबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन है वो हाइब्रिडाइज होने के बाद दूसरी पॉपुलेशन के साथ कैसे बिहेव करेगी, उसका उसके साथ क्या मतलब कोई रिलेशन वगैरह रहेगा, उसके रिस्पॉन्सेस को स्टडीज प्रोसेस के अंदर हम करते हैं। ठीक है, इसके हमारे जो है ना 4 कैटेगरीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 4 कैटेगरीज। आपको ये जो हैं ये भी वन वर्ड के डेफिनेशन में आपको जो है पूछ लेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, तो आपको वो भी एक बार समझ लीजिए। पहला है हमारा इकोटाइप। व्हाट इज दिस इकोटाइप? इकोटाइप इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक्स। इसमें क्या होगा, इट इज अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट but capable of producing fully fertile hybrids with other ecotype of same ecospecies। मतलब मान लीजिए कि कोई हमारा किसी इन्वायरमेंट में तो रह रहा है, मान लो ये हमारा समर इन्वायरमेंट में रहने वाली कंडीशन है, ये मतलब समर वाले उसमें जो है हाइब्रिडाइज करेगी, फर्टाइल रहेगी, लेकिन ये पाई जाने लग जाए विंटर वाली कंडीशन में, तो विंटर वाली में ये फर्टाइल नहीं होगी, ये जो फर्टाइल ऑप्शन प्रोड्यूस करेगी वो सिर्फ समर में प्रोड्यूस करेगी, तो इसको हम बोलते हैं इकोटाइप। जब हमारा जो है इन्वायरमेंट ड्रिवन हो जाए उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस, तो उसको हम बोलते हैं इकोटाइप। ठीक है, इको स्पीशीज हम बात करें तो इको स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट कंप्राइजेज वन और मोर इकोटाइप, उसको हम इको स्पीशीज बोलते हैं। इको स्पीशीज इज अ ब्रॉड टर्म एज कंपेयर टू इकोटाइप। Sinospecies is a group of plant representing one or more ecospecies। जब एक या एक से ज़्यादा इको स्पीशीज आ जाए तो उसको हम सीनोस्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कंपैरियम। कंपैरियम इज अ बायोसिस्टमैटिक यूनिट दैट इज ऑफन कंपैरेबल। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम जीनस का, और इसमें हम एक या एक से ज़्यादा सीनोस्पीशीज भी यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी।
Now let's see what is this community diversity. Community diversity refers to the diversity of community type within various and large ecological niches. So इस बेसिकली डाइवर्स टाइप की जो हमारी पॉपुलेशन रह रही है या फिर स्पीशीज रह रही है उसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये 3 लेवल की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा वाली जो डाइवर्सिटी है वो कवर करेगी हमारा विद इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट बीटा वाली कवर करेगी बिटवीन द ग्रुप्स और बिटवीन द इकोसिस्टम। एंड थर्ड गामा वाली कवर करेगी टोटल डाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल स्केल। ठीक है, सो ये तीनों डाइवर्सिटी जो हैं आपको माइंड में रखनी है फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारा क्या होगा, हम मेजर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, इसमें हम लार्ज स्केल पर कर रहे होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टर्म जो है लैंडस्केप डाइवर्सिटी, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, स्पेशल स्केल यानी कि स्मॉल स्केल पर कर रहे होंगे। इतना लार्ज हमारा वो नहीं होगा। ठीक है, बस यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इसके अंदर जो हमारी जो स्टडी का जो रेंज होता है इस वाली डाइवर्सिटी लैंडस्केप डाइवर्सिटी के अंदर, वो क्या हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इतना ब्रॉड नहीं रहता है। नेक्स्ट टर्म इज स्यूडोजीन। स्यूडोजीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स अ जीन बट इज नॉट कैपेबल ऑफ कोडिंग अ प्रोटीन। इसमें क्या होता है ना, ये डीएनए की वो सेगमेंट होती है जिसके अंदर एक जीन तो प्रेजेंट है, बट वो जो जीन है वो कैपेबल नहीं है किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोजीन। स्यूडोजीन आर मोस्ट ऑफन डिराइव फ्रॉम अ जीन दैट हैव लॉस्ट। ये उन जीन से बनते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देते हैं प्रोटीन कोडिंग की, ड्यू टू म्यूटेशन। हो सकता है म्यूटेशन हो गई है, उस वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, लॉस कर दी है। ठीक है, एंड pseudogenes are typically copies of genes that have mutated, changed over generation or through the course of evolution. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है असाइनमेंट में पूछा गया था जनवरी 2024 के, तो हो सकता है इस बार ही आपको एग्जाम में दे दें लिखने के लिए। नेक्स्ट टर्म इज यूकैरियोटिक सिग्नेचर प्रोटीन, ईएसपीज। व्हाट इज ईएसपीज, देखते हैं। ईएसपी रेफर्स टू द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द कोर फंक्शन। ईएसपी उनको बोलते हैं जो कोर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमेशा हमारे जो है मेनली या तो यूकैरियोट में मिलेंगे, और अगर प्रोकैरियोट में मिलते भी हैं ना, तो नॉन होमोलोगस जो जीन हैं या क्रोमोसोम है उनके अंदर ही हमें देखने को मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं ईएसपी। ईएसपी हमेशा हमारे जो है कोर फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे। कोर जो भी फंक्शंस हैं जिनके बिना सेल जो है लिविंग ही ना हो, उनको कोर फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एक्सोन शफलिंग। एक्सोन शफलिंग refers to a molecular mechanism whereby two or more exons from a different gene are spliced together. ठीक है, two or more exons spliced together resulting in the formation of new gene. जब दो या दो से ज़्यादा एक्सॉन, एक्सॉन मीन्स कोडिंग प्रोटीन, एक्सॉन वो हमारे होते हैं जो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, वो जीन हमारे एक्सॉन होते हैं। ठीक है, वो जब दोनों स्प्लाइस हो जाएं एक न्यू जीन का फॉर्मेशन करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सॉन शफलिंग। और इसको आप मोइजिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो न्यू प्रोटीन बनता है ना उसको। नेक्स्ट इज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन रिफर्स टू द हिस्टोन मॉडिफिकेशन। इसमें हिस्टोन मॉडिफिकेशन होएगा और डीएनए का मिथाइलेशन हो रहा होता है इस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में, जो क्या करेगा, ऑल्टर्ड पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन लेकर आएगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। So that is epigenetic modification. Molecular motors. Molecular motors are the motor proteins which moves along the microtubule and actin filaments in the single direction using energy derived from the ATP hydrolase. सो ये मोटर प्रोटीन को बोलते हैं जो कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल या फिर एक्टिन फिलामेंट्स की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं बाय यूजिंग द ATP एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन लाइक intracellular transport of secretory vesicles, organelles, and in the muscular contraction, ciliary feeding, etc. सो उनको मोलिकुलर मोटर बोलते हैं। प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस, सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस एंड टर्शरी एंडोसिम्बायोसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन was asked in your PYQ of December 2024. So prepare these terms, तीनों वाली ये जो टर्म हैं इनको ध्यान से करिए, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस। और एंडोसिम्बायोसिस
का जो प्रोसेस है, पूरी इसकी जो थ्योरी है, उसके भी ऊपर भी मैं जो है वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी इसके जो टाइप्स हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस कब होगा ना, जब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो हमारा क्या कर ले, यूकैरियोटिक सेल एनगल्फ कर ले, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट। और फर्स्ट एंडोबायोटिक इवेंट से जो हमारा दो चीज़ें बन रही थी, सेल ऑर्गेनेलीज बन रही थी, पहली थी माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था हमारा क्लोरोप्लास्ट। सो इन्हीं ऑर्गेनेलीज के बनने के प्रोसेस को हम जो है प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस बोल रहे हैं। और दोनों जो है अलग अलग इवेंट से हुआ था। पहला जो है फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के इनगल्फमेंट से हुआ था, दूसरा जो है हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इनगल्फमेंट से हुआ था। नाउ लेट्स सी सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस अकर्स व्हेन जो यूकैरियोटिक सेल है ना वो एनगल्फ कर ले हमारा एल्गा को, यानी कि एल्गी को इनगल्फ कर ले। यूकैरियोटिक सेल, एल्गी इज आल्सो यूकैरियोटिक, सो यूकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर ले। इसमें यूकैरियोटिक सेल ने किसको इनगल्फ किया था, प्रोकैरियोटिक सेल को। तो ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। सो यूकैरियोटिक सेल इनगल्फ करे जब यूकैरियोटिक सेल को, तो उसको सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस बोलते हैं, विच इटसेल्फ ओरिजिनेटेड बाय प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस, जो खुद किससे बनी थी, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस से बनी थी, और ट्रांसफॉर्म कर दे एक नई ऑर्गेनेलीज को हैविंग 3 और 4 मेम्ब्रेन्स, यानी कि प्लास्टिड का फॉर्मेशन कर दे एनगल्फमेंट के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। नाउ लेट्स मूव टू टर्शियरी एंडोसिम्बायोसिस। इसमें क्या होगा ना, जब हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल इनगल्फ कर ले एल्गा को, उसमें नहीं बताया था, उसमें ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली डिमार्केट किया है कि जो इनगल्फ करेगा वो हेट्रोट्रॉफिक होगा, यूकैरियोटिक सेल और एल्गा को इनगल्फ कर लेगा, तो उस इनगल्फमेंट के प्रोसेस को हम बोलेंगे टर्शियरी एंडोसिम्बायोसिस। और ये जो एल्गा है ना, ये खुद बना होगा हमारा सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस से। ये जो हमारा देखने में मिलता है, ये डाइनोफ्लैगेलेट के फॉर्मेशन में काफ़ी देखने को मिलता है, ये वाला टर्शियरी एंडोसिम्बायोसिस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, नियो फंक्शनलाइजेशन। व्हाट इज दिस नियो फंक्शनलाइजेशन और ओनो हाइपोथेसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, देखते हैं। According to Ono hypothesis, while the ancestral gene continued to code for its product, duplicated version was free to acquire modifications give rise to new gene with novel function. क्या होता है ना, जब हमारा एंसेस्ट्रल जीन तो कोड करने लग जाए, लेकिन जो डुप्लीकेटेड वर्जन, मान लो डुप्लीकेट हो गया कोई जीन, वो क्या करे, वो मॉडिफाई कर ले अपने आप को, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए, नोवल फंक्शन, तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओनो हाइपोथेसिस और नियो फंक्शनलाइजेशन। ठीक है, यही होता है हमारा नियो फंक्शनलाइजेशन, दैट्स इट। ओनो हाइपोथेसिस में हमारा एक और हम ये बोल सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन्स हैं वो हमारे स्यूडो जीन्स बन जाते हैं लास्ट में। जब वो हमारा मॉडिफाई करते रहते हैं तो वो स्यूडो जीन बन जाते हैं, लास्ट में जाके वो नॉन फंक्शन हो जाते हैं, नॉन एक्टिवेटिंग, इनएक्टिवेटिंग हो जाते हैं। Now let's move to next topic, paralogous gene. What is this paralogous gene? Paralogous gene refers to homologous gene which present within the same species, while orthologous are homologous genes present in different species due to speciation. ये दोनों मैं जो genes हैं ये आपको फर्स्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। Now let's move to segmental duplication. Segmental duplication refers to the process of duplication which are more than one kbp and show more than 90% sequence identity. So उसको sequence duplication बोलते हैं, जब 90% हमारा क्या हो जाए, duplicacy हो जाए। Now let's move to our next topic and last topic of this class, that is retrotransposition. Retrotransposition occurs when mature mRNA reverse transcription gets integrated randomly with the genome, और ये क्या कर दे, डुप्लीकेट कॉपी बना दे जीनोम की, फ्रॉम विच द आरएनए वाज derived. सो उसको बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजिशन। ठीक है, एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है एमआरएनए की, किससे बन जाती है, जिससे वो ऑलरेडी हमारा बना था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। So if you like the video, then press the like icon, share it with your friends, and subscribe to my channel to get more such videos for your coming exams. Thanks for watching.